मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदहाल सड़कों के सुधार के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि बरसात खत्म होने के बाद प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाए। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत सड़कों के सुधार करने पर काम हो। प्रदेश में बारिश के कारण सड़कें टूट गई हैं और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी बात का संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री ने और कहा है कि जैसे ही बारिश खत्म हो मानसून के बाद तुरंत सड़कों को सुधारने का काम शुरू किया जाए। जहां गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए, जहां जहां सड़क टूटी है उसकी मरम्मत की जाए। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर जाने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई है। सुशील कुमार शिंदे के बयान से ही आप कश्मीर में तब और अब के हालात में अंतर कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कश्मीर में शांति है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पर सीएम धामी ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने देखा है कि राज्य को आतंकवाद में किसने धकेला और आज क्या हालात हैं। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है क्योंकि उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है। ये बिल्कुल कश्मीर के अंदर जब से धारा 370 समाप्त हुई है, कश्मीर के अंदर लोगों का आवागमन बढ़ा है, वहां का पर्यटन बढ़ा है, हर प्रकार से समृद्धि हुई है। और जब सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री रहते हुए उनके विचार सबके सामने आ गए हैं तो स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके समय में कश्मीर कैसा था और आज कश्मीर कैसा हो गया है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर बदल गया है, कश्मीर शांत हो गया है। अलगाववादी, जिहादी, आतंकवादी ये बिल्कुल समाप्ति की ओर है। निश्चित रूप से नया भारत है और धारा 370 इसमें समाप्त होना उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसके कारण से आज नया कश्मीर खड़ा हो गया है। नहीं, मैं वहाँ कश्मीर के अंदर जो हालात हुए हैं, आज कश्मीर की जनता उसको समझ भी रही है और हम लोग भी उनको सब जो बातें जो हुई हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर के अंदर विकास बढ़ा है, अमन चैन शांति बढ़ी है, हर प्रकार से लोगों के लिए आज अनेक रास्ते विकास के खुले हैं। तो वह सब बातें चुनाव के मुद्दे भी हैं और कश्मीर की जनता ने देखा है 30 सालों तक कि इन्होंने कश्मीर को जो है पीछे धकेलने का काम किया है। कहीं न कहीं वो आरक्षण भी समाप्त करना चाहते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो कि उनके साथ उनका गठबंधन है। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट से उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी मिलने के बाद कई बड़ी फिल्मी हस्तियों, कला और सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोगों ने उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिया है। कई फिल्मी सितारे नई फिल्म नीति को लेकर सीएम धामी से मिलते रहते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सीएम धामी से मुलाकात की है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम धामी ने बार एसोसिएशन दून के अधिवक्ताओं के चेंबर्स भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बार एसोसिएशन देहरादून में 5500 से ज्यादा अधिवक्ता कार्यरत हैं। भवन निर्माण के लिए 5 बीघा जमीन स्वीकृत की गई थी। साथ ही अब 1500 चेंबर वाला 9 मंजिला भवन बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 कानून लागू करने का काम किया है। सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करने का काम किया जाएगा। यह हमारी सरकार का संकल्प है। देहरादून बार एसोसिएशन में 1,30,000 केस लंबित हैं, जिसके लिए सीएम धामी ने सभी अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि लंबित केसों का निस्तारण समय से किया जाना जरूरी है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में देर ना हो। देहरादून बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ है और इसके शिलान्यास की लंबे समय से यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों को, देहरादून की जनता को, आने वाले लोगों को इसकी लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। हमारे नए अधिवक्ता साथियों को जो सामान्य स्थिति परिस्थितियों में अपना ये व्यवसाय शुरू करते हैं
उन लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो शुरुआती दिनों में अपना कार्यालय बना पाए, अपना ठीक प्रकार से सेटलमेंट कर पाए, तो निश्चित रूप से नए चैम्बर भवन के बनने से उन सबको भी सहायता मिलेगी। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से हो रही लव जिहाद, डकैती जैसी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा की है। इन प्रकरणों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए राज्य में बृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कानून अपना काम करेगा। सीएम ने कहा, उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांतिप्रिय हैं। अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ आकर यहाँ की शांतवादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो देवभूमि में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लागू हुए हैं, देखिए जो नए कानून देश के अंदर लागू हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके लागू होने के बाद देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया में जो कुछ और सुधार की आवश्यकता थी वो सब सुधार हुए हैं, डिजिटल माध्यम से, अन्य माध्यम से। और जो न्यायिक प्रक्रिया में देरी लगती थी वह भी जल्दी होगी। और मैंने आज यहाँ भी निवेदन किया है कि जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में नगर निकायों के आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रवर समिति का गठन किया है। समिति में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सभापति बनाया गया है, जबकि पक्ष विपक्ष के 6 विधायकों को सदस्य नामित किया गया है। विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने में रिपोर्ट देगी। प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड में यह संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के सर्वे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली ने राज्य की डेमोग्राफी के साथ सर्वे पर सवाल खड़े किए। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग उठाई। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार करते हुए विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया है। नगर निगम का जो विधेयक है, जो कि सदन में ये निर्णय लिया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि प्रवर समिति गठित हो गई है और शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्य करेगी। 1 माह के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मैं आशा करती हूँ कि लोग अपना आचार विचार करके उसके बाद वो उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए सरकार रेशम से जुड़े काश्तकारों, किसानों को जागरूक करने के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भारत में रेशम को एक पवित्र धागा माना जाता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान रेशम के उपयोग के बिना पूरा नहीं होता। सिल्क मार्क केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल पर सिल्क मार्क का प्रबंधन सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। देहरादून में सिल्क मार्क एक्सपो की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस मौके पर अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने अपनी सिल्क की प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया। इस स्टॉल में रेशम से जुड़ी जानकारी के साथ साथ किस तरह रेशम का कीड़ा विकसित किया जाए, इस पर लोगों को जानकारी दी गई। इसके अलावा साड़ी, कुर्ता, दुपट्टा, तमाम रेशमी वस्त्र भी इस प्रदर्शनी में लगाए गए, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। उम्मीद मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का। इस एक्सपो में उन्होंने भी आना था और किसी की कारणवश नहीं हो पाए, आप यहाँ पर आए। और रेशम जो यहाँ के परंपरागत परिधानों में रेशम का इसी समय हुआ करता था, उसको बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग उत्तराखंड व केंद्रीय रेशम बोर्ड लगातार काम कर रहा है। उसी के तत्वाधान में ये एक्सपो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 9 राज्य के 15 बनकरों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। पिछले वर्ष भी एक्सपो यहाँ पर लगा था और जैसे मुझे बताया था कि जिस उम्मीद के साथ स्टॉल लगा उससे अधिक सेल यहाँ पर भी है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की वैरायटीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो हमने स्टॉल लगाया है, ये बेसिकली हमने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए लगाया है, ताकि लोगों को पता चले कि जो सिल्क फैब्रिक है वो कैसे उपलब्ध होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले वहाँ पे जो रेशम कीट बीज है यानी कि सिल्कवॉर्म एग्स वो होते हैं। उसके बाद इसके 5 इंस्टार्स हैं। 5 इंस्टार्स तक आने के लिए इसे कम से कम 25-26 दिन मैक्सिमम इतने दिन लगते हैं, मतलब मोटा मोटी 1 महीना तक। उसके बाद ये आपका कोकून बनाता है और इस कोकून से ही हमें सिल्क
उपलब्ध होता है और ये हमारा शहतूत के पौधों पे फीड करता है। मैं सत्य प्रकाश, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, रेशम तकनीकी सेवा केंद्र प्रेमनगर देहरादून से। यहाँ पर जितना भी हमारा स्टॉल लगा है ये सारा पूरा जितने भी चारों तरह की सिल्क है यहाँ पर, तो और जितने भी इस मधुबन होटल में आज ये सिल्क एक्सपो लगी है उसमें चारों तरह की सिल्क से जो जितनी बने हुए प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो सारे यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो ये हमारे केंद्रीय रेशम बोर्ड की सबसे बड़ी अहम भूमिका है जिसको जो पूरा केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार अदा कर रहा है और सारे जितने उद्यमी हैं इससे जुड़े हुए हैं। किसानों को जो है पूरा लाभान्वित किया जा रहा है। उन्हें जितनी मतलब जो सामान है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धागे चाहे वो रीलिंग मशीनें हैं, हैंडलूम। हमारे यहाँ 10,000 से लेके 3 लाख तक की साड़ियाँ स्टार्ट हैं। किस तरह का मार्केट मिलता है? मार्केट में बॉडी तो हर तरह के बनता है हमारे पास, जैसे रियल, नीलांबरी, पीतांबरी, सीतांबरी, शिकारगा, पैथनी, लोग नाम सुनते होंगे, उस चीज़ बनाते हैं। हम लोग खुद एक बीवर हैं। रिस्पॉन्स बढ़िया मिलता है। इसके पहले में आज अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारा बहुत रिजनेबल प्राइजेस है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको 6,000 7,000 का दे रहे हैं, वो हमारे यहाँ 50 to 70% लेस प्राइजेस पे मिलता है। हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं और जो भी हमारे प्राइजेस हैं वो बहुत रिजनेबल रहते हैं। प्योर सिल्क के अकॉर्डिंग हमारी क्वालिटी और हमारे जितने भी पीसेस सब एक्सक्लूसिव होते हैं, सब के सब आपको देख सकते हैं। आपको वेस्टर्न भी मिलेगा और सूट्स भी मिलेंगे, एथनिक वेस्टर्न दोनों है हमारे पास, सब एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं। ये है कि आप पहनेंगे, कस्टमर्स वेयर करेगा तो वो डेफिनेटली सबसे अलग ही लगेंगे क्राउड में, क्योंकि हमारे हटके होती है हमारे पास सब चीज़ें। उत्तराखंड में इस बार मानसून की विदाई देरी से होने के आसार हैं। प्रदेश के लोगों को अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई पहाड़ी और मैदानी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने 14 सितंबर तक कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 12-13 सितंबर को चमोली जिले में भारी बारिश की संभावना है। अन्य जिलों उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में मध्यम बारिश की उम्मीद है। 12 सितंबर से विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र, नैनीताल, यूएस नगर, चंपावत और बागेश्वर जिलों में मानसून से जुड़ी हुई गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा करने वालों को निर्देश दिए हैं। यात्रियों और पर्यटकों को सावधानी से यात्रा करने की हिदायत दी गई है। नदी नालों को पार करने की कोशिश न करें, अचानक पानी बढ़ सकता है। यात्रा के लिए समय लें और जल्दबाजी ना करें। तो मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 14 सितंबर तक कई जिलों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत में अलर्ट है। चारधाम यात्रा में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 9,49,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। आगामी दिनों में यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। अभी बद्रीनाथ धाम में रोज 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक 9,49,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। यात्रा सीजन के सिर्फ 3 महीने बचे हैं। बद्रीनाथ में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। श्रद्धालु और ज्यादा पहुंच रहे हैं। रोज 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विकास भवन सभागार में हरिद्वार जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक की है। डीएम ने बैठक में जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विभाग को कुल कितना बजट आवंटित हुआ है, इसके सापेक्ष कितनी धनराशि खर्च हुई, इसके संबंध में बैठक में मौजूद प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अंतर्गत जो भी कार्य शेष रह गए हैं उन्हें जल्द करवाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्रीय योजना से प्राप्त और राज्य योजना से और बाह्य सहायतित योजनाएं, ये चारों मदों में जो धनराशि विभागों को प्राप्त होती है उनकी आज समीक्षा की गई है। और जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मद हैं उनकी समीक्षा की गई है। और इन सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी टेंडर की प्रक्रिया हो प्रत्येक दशा में सितंबर माह में ये लोग पूरा कर लें। और अब आगे से जो समीक्षा की जाएगी उसमें फिजिकल प्रोग्रेस की भी साथ में समीक्षा की जाएगी। तो फिजिकल प्रोग्रेस कुछ लोगों ने प्राप्त किया है, कुछ लोग अभी पीछे हैं बरसात की वजह से। तो इसे
हरिद्वार के बेल स्थित शिवडेल स्कूल में 14 और 15 सितंबर को 2 दिन का स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार राष्ट्रीय सम्मान सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। ये कार्यक्रम स्वामी शरद पुरी के सानिध्य में संपन्न होगा। इसी के तहत एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें स्वामी शरद पुरी ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में भारत सरकार के विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री, सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और स्थानीय विधायक शामिल होंगे। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों का विशेष सम्मान भी किया जाएगा। 14 और 15 तारीख का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके जो उत्तराधिकारी संगठन है, उनका कार्यक्रम इस विद्यालय में होने जा रहा है। इसमें देश के अलग अलग प्रांतों से जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो पधार रहे हैं, जो वीरांगनाएं हैं वो आ रही हैं और उनके परिवार के सदस्यगण आ रहे हैं। करीब 1200 प्रतिनिधियों का आने का वो है। तो ये 2 दिवस सूचना के अधिकार अधिनियम पर 2 दिनों के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जानकारी दी है कि कार्यशाला के माध्यम से लोक सूचना अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आरटीआई एक्ट के तहत पत्रावली तैयार की जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान करना अनिवार्य है, सूचना किस तरह से बिंदुवार सटीक रूप से उपलब्ध करानी होगी। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य अधिकारियों को अधिक कुशल बनाना, नागरिकों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना है। आज सूचना के अधिकार के अधिनियम की प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो शुरू की गई है। 2 दिवस की ये ट्रेनिंग है और जितने हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं, उनके लिए एडीआई के द्वारा ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें इनको 2 दिवस में यही बताया जाएगा कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें किस तरीके से उनको पत्रावली अपनी तैयार करनी चाहिए, कितने समय में उनको सूचना देनी अनिवार्य है और किस तरीके से सूचना बिंदु अनुसार देनी ज़रूरी है, ताकि जो प्रकरण है कम से कम जो है वो अपील में आए और जो जनता है और जनप्रतिनिधि है उनकी समस्याओं का और उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा सके। मैडम क्या बेशक जो लोक सूचना अधिकारी है, अगर जितने बिंदुओं पे आवेदन पत्र में जितने बिंदुओं में सूचना मांगी गई है, कभी कभी ऐसा होता है उतने बिंदुओं में सूचना नहीं आती, जिस चीज़ की सूचना मांगी जाती है उस चीज़ की सूचना नहीं आती, कभी कभी जितने दिन में देनी चाहिए सूचना उतने दिन में नहीं दी जाती। तो कई तरीके की समस्याएं होती हैं जिसमें आरटीआई एक्ट का कभी कभी ऐसा होता है कि अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण व्यक्ति जो है अपील के ओर बढ़ता है। लालकुआं में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर पार्क में आयोजित पंत जयंती समारोह में प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही पंत जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि पंत जी के द्वारा आज़ादी के बाद देश के विकास कार्यों में कितने उल्लेखनीय कार्य के चलते आज पूरी दुनिया में उत्तराखंड के इस महान सपूत का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को देश का सच्चा सपूत बताते हुए कहा कि हम सभी को उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी क्रम में यहाँ लालकुआं में आज पूरे समाज के लोगों ने, घरने के बच्चों ने सरकारी काम किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने किए और यहाँ के बात रखी और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई और ये बताए हुए रास्ते पर चलकर हम इस देश के लिए काम करेंगे आगे। आज के बहुत अच्छे उसके प्रेरणा के कार्यक्रम किए और सांस्कृतिक कार्यक्रम उन बच्चों को प्रथम द्वितीय तृतीय जो है यहाँ सम्मानित किया गया। उनके स्कूल को भी यहाँ शील्ड देकर पुरस्कृत किया। बहुत दूरस्थ गाँव में पैदा हुए थे और बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका वहाँ जन्म हुआ था। उसके बाद भी उन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बचपन में उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके नाना जी ने उनको
आगे पढ़ाया और यहाँ पर शिक्षा अग्रणी में शिक्षा करके फिर वो इलाहाबाद चले गए, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, वकालत की पढ़ाई करी और फिर लौट के इसी उत्तराखंड में आगे अल्मोड़ा, रानीखेत, काशीपुर में उन्होंने वकालत करी, गरीबों के लिए वकालत की, वन भूमि के लिए संघर्ष किया और यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा किया तथा प्रत्येक प्रांत की भाषा बोली के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला पौड़ी के कट्टू गांव का है, जहां देर शाम एक गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार पिंजरे में कैद कर लिया। गढ़वाल डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के खंडहर घर और झाड़ियां गुलदार का आशियाना बन गए हैं, जिससे गुलदार को छिपाने में आसानी होती है और फिलहाल गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज लाया गया है, जहां गुलदार का मेडिकल प्रशिक्षण किया जाएगा। कल दिनांक 9 सितंबर को हमें कोट ब्लॉक के कठियुड़ गांव से देर शाम में एक सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि एक गौशाला में, खंडर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली और तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी आरआरटी की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक मादा लेपर्ड है और वो आपसी संघर्ष के कारण घायल हो चुकी थी, जिस कारण वो जो है एक खंडर गौशाला में आकर अपना स्थान बना रही थी। उसको जो है आज उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जाएगी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा और उसके बाद में जो है खबर रुड़की से है, जहां पर स्मार्ट मीटर के विरोध में किसान संगठन ने जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय और बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गांव में विभाग मीटर लगाने की कोशिश करता है तो इसका खामियां भी अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही किसान संगठन ने किसान गन्ने के अग्रिम भुगतान करने की मांग भी की। ये जो केंद्र सरकार की एक योजना है गांव में देहात में स्मार्ट मीटर लगाने की, ये केंद्र सरकार ये जो चमचमाती कोठियों में बैठकर एसी रूमों में बैठकर ये जो केंद्र सरकार की जितनी योजना देश में आ रही है धरातल पर एक भी सक्सेस नहीं हो रही। पहले कृषि कानून लाए थे, वे फेल हुए, वे वापस गए। अब इन्होंने एक योजना लाई थे गाँव में पेयजल वाली, सारे गाँव की सड़कें तहस नहस कर दी और पानी एक को नहीं मिल रहा, वह योजना फेल हुई। अब लाई है स्मार्ट मीटर की योजना, ये अभी स्कीम फेल होनी इनकी। एक बात ये बताओ, किसान बाहुल्य क्षेत्र है हरिद्वार और गन्ना किसान जो है, गन्ना किसान 1 साल में गन्ने की फसल तैयार हो रही है, 1.5 साल में उसका पैसा आ रहा। तो हम बिजली के पैसे ये कह रहे हैं हम पहले दे दो जी, हम बिजली के पैसे कहाँ था पहले दे दो जी, हम गन्ने के पैसे 1.5 साल के बाद मिल रहे। हम सरकार से एक मांग कर रहे हैं, आप ऐसा कर लो, हमारा गन्ना जिस दिन बुआई होती हो उस दिन हमारा चीनी मिलों से भुगतान करा दो और जिस दिन आप हमारा भुगतान कराओगे 1 साल का रिचार्ज हम उसी दिन करा देंगे। जब हमारी फसल का भुगतान तो हो रहा है, गेड़ने के चीनी बिकने के बाद भी नहीं होता देम, और ये हमारे तो बिजली के पैसे पहले मांग रहे, तो किसान कहाँ से बिजली के पैसे पहले देगा। और इस जिले में तो 70% किसान है, शहरों को आप अगर छोड़ दो तो सारा का सारा। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।